राजकुमार, आप देखते हैं वतन की आवाज। चुनाव धीरे धीरे करीब आते जा रहे हैं और लोग राजनीतिक पार्टियों से लेकर के आम जनता तक चुनावी सरगर्मी में व्यस्त होते जा रहे हैं। कहीं भ्रष्टाचार मुद्दा है तो कहीं विकास मुद्दा है। हर रोज एक नए चेहरे, एक नए मुद्दे सरगर्मियों में आते जा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि मूर्ति को लेकर के कितना विवाद हुआ, और ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। चाहे आप बीएसपी के कार्यकाल लें, सपा लें या फिर बीजेपी के कार्यकाल लें। दूसरी चीज है जातिगत। हर एक राजनीतिक दल ये कहते हुए नहीं थकते कि हम भारत से जाति के बीच का भेदभाव मिटाना चाहते हैं, लेकिन जातीय जनगणना जरूर करना चाहते हैं, जातीय वोट बैंक जरूर बनाना चाहते हैं। इसी सब मुद्दे को लेकर के, खास करके नोएडा के मुद्दे को लेकर के हमारे साथ हैं राजकुमार अग्रवाल जी, जो लगातार नोएडा में समाज सेवा करते रहे हैं और आने वाले आगामी चुनाव के लिए मैंने भावी उम्मीदवार विधायक पर, इनका सबसे पहले वतन की आवाज में आपका राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत है। और आप लगातार समाज की सेवा करते रहे हैं और एक मीडिया की चेहरा के साथ साथ सामाजिक चेहरा भी आपके हैं। तो आप सबसे पहले बताइए कि आप कैसे देखते हैं नोएडा को, नोएडा में कितनी समय आपने लगाए हैं? बहुत स्वागत और आपका धन्यवाद। आपने मेरे मन की बात और आपने अपने चैनल के माध्यम से पूरे नोएडा को, पूरे देश को सुनाने के लिए। सर्वप्रथम आपने एक बात कही, जाति। मैं संक्षिप्त में इस बात को ऐसे कहूँगा, जाति वो जाति है जो मरते मरते भी नहीं जाती। हाँ, अगर हम कोई चुनाव लड़ने जाते हैं तो जातीय गणना, जातीय गणित सर्वप्रथम लगाया जाता है। क्योंकि अब मैं नोएडा में बैठा हूँ, नोएडा की बात करूँ तो नोएडा में जो हमारा वैश्य समाज है, और मैं उस समाज से आता हूँ, नोएडा के अंदर सबसे अधिक संख्या में वो वैश्य समाज है। और मैंने ये भी देखा है कि हर पार्टी में जाति के आधार पर टिकट मांगी जाती है और कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि वो हारे। जाति समीकरण बनाया जाता है ताकि वो कैंडिडेट जीत सके। इस सबको देखते हुए इस शहर के लिए मुझसे अच्छा प्रत्याशी कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वैश्य समाज तो मेरे साथ है ही, और एक वैश्य समाज के साथ में सभी समाज खड़े हो जाते हैं। कारण क्यों, वैश्य समाज को हर समाज एक उच्च दृष्टि से देखता है और ये मानते हुए चलता है कि ये वैश्य समाज का आदमी है, ये हमारी बात को टाल नहीं सकता, हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो उसका एक और मैं छोटा सा बात कहूँ इसमें, एक वैश्य समाज ही एक ऐसा समाज है जो जगह जगह धर्मशालाएं हुए, नल, टोंटियाँ, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, भंडारे की, हॉस्पिटल की, इसमें वैश्य समाज सबसे आगे है। और जैसा कि आपने कहा, मैं एक अग्रणी समाजसेवी भी हूँ, क्योंकि ये जो चीज है उस परमात्मा ने स्वयं ही हमारे अंदर दी है, वैश्य समाज को ही दी है, कि ये जो पैसा कमाता है आदमी वैश्य समाज का, वो इस पैसे को कहीं ना कहीं पुण्यदान में लगाता है। नहीं, मैं सबसे पहले जो मेरा सवाल था कि आप नोएडा को किस दृष्टि से देखते हैं, आपकी इसमें समस्याएं हैं क्या है और इसकी अच्छाइयाँ क्या है? रमन जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। नोएडा, देखिए रमन जी, नोएडा जो है अपने आप में बहुत विकसित शहर और विश्व के पटल पर अपना स्थान बना चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर यह नोएडा है, यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है। और दिल्ली के बिल्कुल समीप है, यह दिल्ली का भी सौभाग्य है इस बात का कि दिल्ली के समीप है और उत्तर प्रदेश में यह आता है, जुडिशरी में आता है। अगर मैं इसको इस तरह से देखूं कि एक शहर जो आज से लगभग 42-44 साल पहले बसा और आज उसने अपनी जो ख्याति है वो विदेशों में बना दी है, तो इससे अच्छा कोई शहर नोएडा में, नोएडा से अच्छा कोई शहर
पूरे भारत में नहीं है। नहीं, अब जैसा कि नोएडा, आपने तो शायद बचपन से नोएडा में खेला होगा, कूदा होगा, देखा होगा, तो जो 44 साल पहले तो विकास की गति किसी न किसी तरीके से यहाँ तक पहुँचाया उसे। तो बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा विकास जो है बीएसपी के समय में हुआ है। क्या बात सच है? रमन जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन पूर्णतः नहीं। हाँ, 1990 में जो गति नोएडा ने पकड़ी, फिर नोएडा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1990 से पहले नोएडा चाल चल रहा था, कछुआ चाल भी नहीं कहेंगे और खरगोश की चाल भी नहीं कहेंगे, वो अपनी युवावस्था में आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब से बसपा की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में बनी, उसके बाद नोएडा को जो पंख लगे, या मैं कहूँ 4 चांद लग गए। गति पकड़ी ना, गति पकड़ी नहीं, एकदम तेजी से वो हाई रफ्तार ट्रेन पे की तरह। जी बिल्कुल सही है। 1990 में से यह नोएडा ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है, फिर उसके बाद मुड़ के नहीं देगा। 1990 के बाद ही यहाँ पर भूमि के रेट बढ़े हैं। उससे पहले भूमि आसानी से लोग खरीद लिया करते थे। अब एक गरीब आदमी नोएडा में भूमि नहीं खरीद सकता, क्योंकि नोएडा की जो लैंड की जो वैल्यू, जमीन की जो कीमत है, बहुत उच्च स्तर पर है। अच्छा, उसके बाद जैसे आपने कहा कि जो है पुनः दोबारा 2007 में मायावती आई, फिर सपा आई, या फिर अब बीजेपी चल रहा है। लेकिन एक मॉडल ये भी है कि भारत में नोएडा का भ्रष्टाचार मॉडल भी है। मैंने आपकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक रखता हूं, मैं एकदम इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि आप अपनी जुबान नहीं कह रहे, और मैं ये भी अवगत करा दूं, मैं अपनी जुबान भी नहीं कह रहा इस बात को। हमारे देश की जो सर्वोच्च न्यायालय, इससे बड़ी कोई न्यायालय नहीं, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी अभी हाल ही में, कि नोएडा के अंदर, नोएडा का जो पैर की कन्नी उंगली से लेकर के और चोटी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, यानी कि टपकता है, भ्रष्टाचार करता है। लेकिन दुर्भाग्य भी तो देखिए शहर का, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी और बहुत सारी संस्थाओं ने भी ये बात कही, लेकिन आज तक उस पर हुआ क्या? ढाक के 3 बात, हुआ कुछ नहीं। तो अभी तक सस्पेंड नहीं किए गए। जी, अब मैं इसको किसको दोष दूं? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बात आसानी से कह दी, और उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर ये नोएडा आता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी यहाँ कुछ हुआ नहीं। अभी हाल में जो एसआईटी गई है जांच करके, वो 15 दिन से 20 दिन हो गया, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं है। दूसरी बात मैं समझता हूँ आपको अग्रवाल जी, कि बहुत सारी पार्टियां यहाँ पर है, रोज पेट्रोल करने से बहुत सारे प्रदर्शन चलते रहते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए रमन जी, मैं कह चुका हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी है कि भ्रष्टाचार टपकता है, तो इससे बड़ा कोई शब्द है नहीं है। अब मैं आगे कुछ कह ही नहीं पाऊंगा। नहीं, आप, मैं कहता हूँ, आप एक पत्रकारिता के फील्ड से आगे राजनीति में सफर करने जा रहे हैं, तो एक विपक्ष की जो भूमिका होता है आपने बहुत करीब से देखा होगा। आपको लगता है कि वो विपक्ष की भूमिका विपक्ष आज निभा पा रही है? नहीं, विपक्ष इतना ज्यादा कमजोर है कि विपक्ष अपनी भूमिका को भूल चुका है, और वो अपने आप को पुनर्जीवित करने में लगा हुआ है। विपक्ष, मैंने बताया ना, बहुत कमजोर है। कहते हैं ना, एक अच्छी सरकार चलाने के लिए, एक अच्छा घर चलाने के लिए विपक्ष भी बहुत मजबूत होना चाहिए। तो इस समय न उत्तर प्रदेश में और न देश में विपक्ष मजबूत नहीं है, इसलिए कोई बोलने वाला बचा नहीं। तो जो जिसके मन में आ रहा है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, किए जा रहा है। अच्छा, ये तो जो भ्रष्टाचार होगा, राजकुमार अग्रवाल जी जो आने वाले समय में भविष्य के विधायक पद के उम्मीदवार हैं, क्या वो अपना नया पार्टी बनाएंगे, या फिर इसी 3-4 पार्टी में से किसी को चुनेंगे? रमन जी, आपने बात बड़ी वैसी कही। मैं एक बात तो आपको स्पष्ट ही कर दूं, मैं पार्टी बनाने में विश्वास नहीं रखता है, और मैं बचपन से ही एक स्वयंसेवक हूँ। राष्ट्र की जो भावना है, राष्ट्र प्रेम है, मेरे अंदर कूट कूट के बसा हुआ है। मैं
उसमें विश्वास रखता हूं कोई भी चीज को सुधारने में। मैं बीजेपी से टिकट मांगूंगा और अपने मैंने पत्र बीजेपी को लिख दिए हैं। अब बीजेपी उस पर फैसला करेगी। मैं नई पार्टी नहीं बनाऊंगा, लेकिन अपनी पार्टी को मैंने, बीजेपी को मैंने क्षेत्रीय अध्यक्ष से लेकर के जेपी नड्डा, जो हमारी पार्टी के सबसे वरिष्ठ भगवान होते हैं, पार्टी का खुदा होता है जो अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां तक पत्र के माध्यम से उन्हें मैंने अवगत करा दिया है इस चीज के लिए। अब वो डिसाइड करेंगे, वो निर्णय अंतिम होगा उनका कि वो मुझे टिकट देंगे या नहीं। लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा, देश हित में, पार्टी हित में, राज्य के हित में, और सबसे बड़ी बात इस नोएडा शहर के हित में मुझे टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उसका सही दावेदार, मेरा सबसे पहला हाथ। नहीं, जैसा कि आपने कहा कि आपने आपको अवगत करा दिया, तो जो यहाँ की अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी आपके वैश्य समाज से आते हैं, गुप्ता जी, तो क्या वहाँ तक ये बातें पता चली, ये उनसे बात हुई आपकी? नहीं, मैंने आपको कहा ना, पत्र के माध्यम से। मैं आपको एक चैनल बताता हूँ, बहुत छोटी सी बात। सबसे पहला एक चैनल होता है शहर का, महानगर का अध्यक्ष, मैंने उनको अवगत करा दिया। उसके बाद में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उस एरिया का, यानी लोकसभा, मैंने उन्हें अवगत करा दिया। उसके बाद में क्षेत्र का विधानसभा का प्रभारी होता है, मैंने उन्हें अवगत करा दिया पत्र के माध्यम से। उनसे ऊपर प्रांत का एक प्रभारी होता है, मैंने उन्हें अवगत करा दिया। मैंने माननीय श्रीमान स्वतंत्र देव जी के लिए पत्र लिख दिया है, पत्र उनको पहुंचा दिया गया है। पार्टी के स्तर पर, जिले के अंदर से लेकर के राज्य स्तर तक मैंने पत्र के माध्यम से ये सूचना दे दी है। यही सूचना मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को भी पत्र के माध्यम से दे दी है। नहीं, ये तो आपकी बात है कि अगर एक बार मान लीजिए कि बीजेपी आपको टिकट नहीं देती, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? बीएसपी, समाजवादी पार्टी? नहीं, देखिए, उन पार्टियों में मेरा विश्वास नहीं है। नया पार्टी बनाएंगे? पार्टी नहीं बनाऊंगा। मैं इस शहर का प्रतिनिधि हूं, मैं निर्दलीय लड़ूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं पिछले 40-42 साल से नोएडा में रहता हूं। मैंने जमीनी स्तर पर काम किया है, शहर को बहुत नजदीकी से देखा है, कारण कि मैंने पत्रकारिता की है। पत्रकारिता के माध्यम से मैंने अपनी आवाज को हमेशा बेबाक शब्दों में अधिकारियों के सामने, राजनेताओं के सामने लाता रहा। अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो ये मेरा दुर्भाग्य नहीं होगा। नहीं, एक मिनट, मान लीजिए कि आपको पार्टी नहीं देती है, जैसे कि वैश्य समाज की मांग थी कि वैश्य समाज से आना चाहिए, अगर किसी दूसरे वैश्य समाज के, जैसे विमला बाथम जी हैं और मनोज गुप्ता जी हो गए, बहुत सारे, अगर उनमें से किसी को टिकट दिया जाता तो क्या राजीव कुमार अग्रवाल जी उन्हें सपोर्ट करेंगे? हाँ, बात समझिए, पार्टी अगर वैश्य समाज को नोएडा में टिकट देती है तो मैं उन्हें समर्थन करूंगा। आपने विमला बाथम जी का नाम लिया, मैं उनकी बात पे एक बार जरूर कहूंगा कि वो हमारी एक्स एमएलए हैं, भूतपूर्व विधायक रही हैं। हालांकि बात सही है कि उपचुनाव जीत करके वो आई थी, लेकिन पार्टी उनकी टिकट काटी क्यों? क्या उनमें कोई अवगुण था? क्या कोई दोष था? क्या उन्होंने कोई कुकर्म किए थे? क्या उन्होंने कोई पाप किए थे? क्या कोई भ्रष्टाचार किया था? क्यों टिकट काटा? एक अचानक से एक व्यक्ति लास्ट अंतिम दिन पर्चा भरने का होता है और उसमें हमारे ऊपर एक भारी व्यक्ति यानी कि श्रीमान राजनाथ सिंह का पुत्र पंकज सिंह जी को हमारे ऊपर लाके तोप दिया जाता है। लेकिन उस समय भी बगावत हुई थी। एक बीजेपी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता कैप्टन विकास गुप्ता, वो बीजेपी से नाराज होकर के उन्होंने निर्दलीय नामांकन किया था। बाद में पार्टी ने चर्चा की और अपना सहमति दर्ज कराकर उनको बिठा दिया गया। उस समय भी ये मांग उठी थी कि वैश्य समाज का टिकट क्यों काटा गया, वैश्य समाज को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन इस बार हमारे पास में समय है, जनवरी या फरवरी में आचार संहिता लगेगी। हमने उससे पहले से ही अपनी बात अधिकारियों तक, पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों तक, हर जगह क्षेत्र में क्षेत्रीय लोगों तक ये बात सबके सामने रख दी है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा क्या विशेष रूप से राजकुमार अग्रवाल जी और उनके जो समर्थक हैं वो ये चाहते हैं कि राजकुमार अग्रवाल को टिकट चाहिए, वैश्य समाज को टिकट चाहिए? ये बड़ा कठिन सवाल है आपका, लेकिन मेरे पास इसका जवाब है।
वैश्य समाज मैं हूं, मैं वैश्य समाज कोई एक वस्तु नहीं है कि वो चुनाव लड़ेगी। वैश्य समाज टिकट मांग रहा है, वैश्य समाज का एक प्रतिनिधि टिकट मांग रहा है, वो राजकुमार अग्रवाल है। बाथरूम जी भी हैं और भी हैं, वैश्य समाज से तो है नहीं, वो टिकट नहीं मांग रहे, मांग मैं रहा हूं। हाँ, तो आप तो मांग रहे हैं ना, लेकिन इससे हाँ। पहले जो सवाल उठी है वो वैश्य समाज के लिए टिकट की मांग की गई है। बिल्कुल वैश्य समाज का ही हूं मैं, वैश्य समाज ने टिकट मांगी है, मैं वैश्य समाज से ही आता हूं। ये मैंने पत्र में बिल्कुल साफ साफ अंकित किया है। एक नाम और आया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, एक नाम और आया था राजकुमार अग्रवाल जी, और एक और नाम आया था। मेरा ख्याल है मेरे नाम से न पार्टी में और न समाज में, न नोएडा में, और सर्व समाज की मैं गारंटी लेता हूं, मेरे साथ सारा समाज खड़ा है, वैश्य समाज ही नहीं। मैं जनप्रतिनिधि बनने जा रहा हूं, एक समाज का प्रतिनिधि नहीं बनने जा रहा। ये मेरी सोच है, क्योंकि मैंने पत्रकारिता की है, मैं हर एक को बैलेंस रखता हूँ। विभिन्न स्तर से आपने देखा है कभी जी, क्योंकि 20-25 साल मेरे पत्रकारिता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे पक्ष भी रखना होता है और विपक्ष भी रखना होता है, इसलिए मेरे साथ शहर का सभी समाज के लोग मेरे साथ खड़े। अच्छा, ये पंकज सिंह के 5 साल हुए हैं, उससे उनके 5 साल के कार्यकाल को आप एक पत्रकार के रूप में कैसे देखते हैं? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही, और आप भी एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी महसूस किया और मेरी बात से आप जरूर इत्तेफाक रखेंगे। हमारे क्षेत्र के जो विधायक श्रीमान पंकज जी, वो अपने साथ मोबाइल नहीं रखते हैं, उनसे कोई संपर्क स्थापित नहीं कर सकता है। जैसा मैंने पहले कहा, भारी व्यक्ति थे तो यहाँ रहते नहीं, वो अपने पिताजी का जो बंगला उनको मिला हुआ है वहाँ रहते हैं। नोएडा के अंदर सैटरडे यानी शनिवार के दिन 2 घंटे के लिए आते हैं, और 2 घंटे में भी वो काम होते हैं, कहीं रिबन काटना हो, जो नोएडा 30 ने कटवाना हो, वो काम होते हैं। तो उनके पास में जन समस्याओं के लिए, जनमानस के लिए, जन समस्याओं को सुनने के लिए समय नहीं है उनके पास में। सबसे पहली बात, वो मोबाइल, मैंने कहा मोबाइल रखते नहीं है, तो जनता उनसे संपर्क स्थापित नहीं कर सकती, तो बड़े सुरक्षित जीवन में वो जी रहे हैं। हम तो इसको, अगर ऐसे कहूं मैं इस बात को, कि क्षेत्रीय विधायक न दे करके भाजपा ने बहुत बड़ी त्रुटि की है, इस साथ एक छल और कपट किया है, जिसे मैं कह रहा हूं कि मैं क्षेत्र से आ रहा हूं, क्षेत्र के बीच से आ रहा हूं, और जनता मुझे चुनती है, पार्टी मुझे टिकट देती है, तो ये दावा करता हूं कि लोग इस बात को भूल जाएंगे कि जीवन में उनको कभी ठगा गया है, जैसे कि पंकज के समय में जो बात लोग कह रहे हैं कि वो सब ठगे गए हैं, और हम भी ठगे गए, हमने भी बीजेपी को वोट किया है। हम महसूस करते हैं कि उनसे हमारा कोई आज तक 4.5 साल हो गए पूरे संपर्क नहीं हुआ। जैसे आपने बाहरी का मुद्दा, तो अपना सांसद जी जो है महेश शर्मा, उनको लेकर भी कभी बाहरी के मुद्दे की बात उठी, तो बाहरी मुद्दे का मैंने बात उठाना कितना सही है? नहीं, जैसे मैंने कहा ना, भारी व्यक्ति की बात, पहली बात मैं उस पर ना बोलूं, क्योंकि वो एक सांसद थे, सांसद का चुनाव लड़ा उन्होंने, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। बाहरी के बात, लेकिन बाहरी की बात आपने कह दी है, तो मैं आपको यहाँ अवगत कराऊंगा, थोड़ा सा त्रुटि है समझने में आपके। डॉक्टर महेश शर्मा को नोएडा में आए हुए बहुत साल हो गए, 35 साल बता रहे हैं। 35 साल। एक डोमिसाइल भी मांगते हैं उत्तर प्रदेश में तो 15 साल का होता है, उससे 2.5 गुना पीरियड हो गया। समझ रहे मेरी बात को? तो हम उन्हें भारी व्यक्ति कहेंगे, और पूरा नोएडा व्यक्ति सिर्फ महेश शर्मा जी को लेकर नहीं, आज बिरला गौतम जी को लेकर भी अब उठा था कि भारी व्यक्ति हैं, इनको हम वोट नहीं देंगे। देखिए, मैं यहाँ पे एक बार फिर स्पष्ट करूंगा आपकी को, ये जो नोएडा बसा हुआ है एक नया शहर है, नया नगर है, तो यहाँ पर लोग बाहर से तो आके बसे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन बसे हुए कितना टाइम हो गया, इस बात की ये है बात। और कौन रखता है इस बात को, कौन समझता है इस बात को? जो लोग यहाँ के क्षेत्रीय हैं वो चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है, क्योंकि शहर की सीटें और शहर के व्यक्ति, गांव के व्यक्ति पर एतबार नहीं करते, उन्हें वो उस दृष्टि से नहीं देखते जो शहरी व्यक्ति को देखते हैं, जो मुझे देखते हैं। तो मैं शहर की और जनता के बीच में रहा हूँ। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आप
निर्दलीय जीत जाते हैं, उसके बाद भी तो कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे। क्यों करूंगा मैं? निर्दलीय रहेंगे हमसे। क्यों करूंगा आप बताइए, क्यों करूंगा? आपको कोई ना कोई बैनर तो चाहिए होंगे। क्यों चाहिए? मुझे जनता चुन के भेज रही है, मैं जनता के लिए काम करूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों मैं जाऊं दूसरे के बीच में, क्यों ठप्पा लगाऊं मैं अपने ऊपर? मुझे जनता चुन रही है ना, जनता चुन रही है ना। मैं जनता के लिए, मैं क्या बनूंगा एमएलए बनने के बाद में? जनप्रतिनिधि ही कहलाऊंगा ना, तो जनता के लिए काम करूंगा। मैं जनता के लिए तो करेंगे। और दूसरी बात, उससे पहले अगर आप ये कहते हैं कि आप हमेशा ही बीजेपी के, और मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि वैश्य समाज एक पूर्व वोटर है बीजेपी की, तो अगर आप वहाँ पर होते हैं तो आप बीजेपी के लिए वोट काटने का काम नहीं करेंगे? नहीं, अब वैश्य समाज टिकट मांग रहा है बीजेपी से, और बीजेपी टिकट ना दे, और वैश्य समाज का कैंडिडेट चाहिए शहर को, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? मैं, जनता मुझे चुन के भेज रही है, तो मैं वोट तो कटवा नहीं हुआ ना, मुझे तो जनता चुन रही है ना। मैं तो इस बात को नहीं कह सकता, मैं यहाँ से नहीं हूँ। जनता मुझे प्रतिनिधि बना रही है, जनप्रतिनिधि बना रही है, तो ये जनता का काम है ना। जनता चाहे तो मुझे हरा भी सकती है, जनता चाहे तो एमएलए बना सकती है। आप जीत तो सकते हैं। मैं तो जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। आप जीत सकते हैं, हम चाहते हैं जीते। तो इसीलिए मैंने यहीं पर आके आपसे फिर से इंटरव्यू करें। इसीलिए मैंने देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, पूरे देश में आज की डेट में सबसे बड़ी पार्टी है, और इस पार्टी के बारे में ये भी कहते हैं वही राष्ट्रवादी पार्टी है, और मैं भी संघ का व्यक्ति हूं तो राष्ट्रवादी हो गया है। मैंने इसीलिए सबसे पहले बीजेपी से ही मांग की थी। अच्छा, एक सवाल और आ रहा था, कई दिनों से मैं सोच रहा था कि जैसे आपने कहा वैश्य समाज, और कई दूसरी पार्टी के भी जो वैश्य समाज है वो भी ये बातें उठा रहे हैं, तो मैं ये समझना चाहूँगा कि क्या अगर राजकुमार अग्रवाल बीजेपी से कैंडिडेट होते हैं तो जो समाजवादी में वैसे हैं, बीएसपी में वैसे है, और भी अदर पार्टी में हो जाए, हर पार्टी में वैसे हैं, क्योंकि उनके खर्चे वैसे समाज चलाते हैं। रमन जी, मैं आपको अवगत कराऊं, यहाँ पे बहुत जरूरी है। अब वैश्य में चेतना एक आई है, और उन्होंने ये कहा है, ठाना है, जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। कोई जरूरी नहीं बीजेपी टिकट दे, बसपा दे, सपा दे, आम आदमी पार्टी दे, कांग्रेस दे। अब उन्होंने